वेलकम बैक टू आई स्पीसीज बस। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कुल 6 चैप्टर्स हमने देखे हैं। आज हम लोग आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को देखेंगे। चैप्टर 7 इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ई गवर्नेंस एंड चैप्टर 8 वो है आपका जो भी पावर सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार में, उस पर बेस्ड होगा चैप्टर 8। तो शुरू करते हैं। The 6 pillars of basically these are the different pillars that I have identified कि ये सारे pillars अभी ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट में इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा सुपेस, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में। फिर फिजिकल गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, आप हमेशा आपने सुना होगा PFMS, CFMS, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब भी बहुत कारगर अभी साबित होता है। फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अभी एक बिहार में उसको केस स्टडी के रूप में कवर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे भी, जो हम लोग का पब्लिक ग्रीवांस रिडिसल सिस्टम है, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही। नाउ द डिजिटल बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? एक है बिहार स्टेट डेटा सेंटर है, फिर उसके साथ हमारा बिस्वान है, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद हमारा सेक्रेटरी लैंड है, सेक्रेटेरिएट का लैंड है, सेक्लैन इसको कहते हैं। इससे कि जो हमारा कार्यालय है उसको ई ऑफिस में कन्वर्ट करने में बहुत सहूलियत होती है। देन प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बिहार का टेली डेंसिटी जो है वो 57.23% है, जबकि इंडिया का 85% है। ये आपको मेंस में भी लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ही दिन पहले एक टेली डेंसिटी का क्वेश्चन आया था बीपीएससी के मेंस में, तो वहाँ पे आप उस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे डेटा का बहुत उपयोग होगा। फिर इंटरनेट डेंसिटी हमारे यहाँ 43.1% है, जबकि इंडिया में 68% है। पंचायत ऑनबोर्डेड में 100% हो चुका है। टोटल 8,053 पंचायत जो है ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक है बिहार AI मिशन, इसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं अपने वर्कफोर्स को। फिर AI बेस्ड स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा, गवर्नेंस विल बी मॉडर्नाइज्ड। फिर मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना है, इसमें JEE नीट और क्लैट के एस्पिरेंट्स के लिए 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। देन ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, इसको भी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में प्रमोट करते हुए दिखाया गया है कि इससे क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसके लिए अद्वितीय सिक्योरिटी हो जाएगा, बहुत बढ़िया सिक्योर्ड हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, ताकि उसको टैम्पर नहीं किया जा सकता है। इट विल बी टैम्पर प्रूफ। इसको लैंड रिकॉर्ड्स के लिए और सर्टिफिकेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन में जैसे मान लो ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि अगर इसमें का कोई भी डेटा आपको चेंज करना है तो आपको इन सभी ब्लॉक से एक परमिशन लेनी होगी, एक तरीके का वो परमिशन होता है। तो जब सब लोग इसमें हामी भरेगा तभी कोई एक ब्लॉक का जो सेल का डेटा है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही एक चीज को चेंज करने के लिए सबका परमिशन का जरूरत पड़ेगा तो करप्शन अपने आप घट जाएगा। तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए ये सबसे बढ़िया चीज है, आपका सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और पूरे तरीके से इम्यूटेबल हो जाएगा। लैंड रिकॉर्ड में जो इतना विवाद है, 50% का जो सिविल केस है वो लैंड डिस्प्यूट से ही संबंधित है, तो उसके लिए एकदम रामबाण है ये। फिर बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है, इससे हम लोग घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाने में कामयाब हुए हैं। 75 करोड़ प्लस ऑथेंटिकेशन 2018 के बाद हिंदुस्तान में किया जा चुका है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ये आप एग्जाम्पल में जरूर मेंशन कीजिएगा ई गवर्नेंस का, चाहे टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हमारे लाइफ को आसान बनाने में कंट्रीब्यूशन है, उसमें ये सब एग्जाम्पल जरूर डालना है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट में क्या है, जैसे FIR स्टेशन डायरी अब डिजिटाइज हो रही है। देन देर इज CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है। फिर आउटपुट में रियल टाइम डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। देन देर CCTNS का स्टेटस देख लीजिए, 100% पुलिस स्टेशन अब इसके अंदर आ चुके हैं। देन देर इज ERSS। ERSS क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम।
ये डायल जो 112 है उसको ERSS ही कहते हैं। कहीं भी अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप 112 लिखिएगा तो एक उसका जो इम्पैक्ट होगा, और एक आप जो ERSS लिखिएगा उसका इम्पैक्ट, दोनों में अंतर होगा। आप वेल रेड वहाँ पे प्रतीत होइएगा जब आप ERSS अपने आंसर में लिखिएगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स पुलिस फायर एम्बुलेंस के लिए 1833 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो हैं वो काम कर रही हैं अभी। फिर साइबर सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन विथ सर्ट इन क्या होता है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। साइबर प्रहार कैंपेन का नाम है ये, जिसके अंदर 1237 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा चुका है। नाउ जस्टिस और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? ई प्रिजन्स, यहाँ पे ये टावर लगाया गया है ताकि जैमिंग एक तरीके से किया जा सके। जो जेल में आए दिन देखते हैं जब भी रेड होती है प्रशासन की तो वहाँ से फ़ोन निकलता है, तो उस तरीके की कोई भी संभावना को कम से कम कर देना है। देन देयर इज़ ई मुलाकात, जो भी जेल में लोग कैदी से मिलने जाते हैं, उनके परिवार वाले चाहे जो भी, तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा लाई जा रही है। फिर ई कोर्ट, ग्राम कचहरी डिजिटाइज किया गया है। बिहार में जितने भी ग्राम कचहरी हैं जिसको पूरे तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है। आपको ई ग्राम कचहरी PRD बिहार के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कितना हर दिन कितने वाद दायर हो रहे हैं, कितने फौजदारी हैं, कितने सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो सारा आप उसमें देख सकते हैं। कितना उसमें से सेटल कर दिया गया है। हर दिन जिस दिन कचहरी बैठती है उसका प्रॉपर डेटा अपलोड किया जाता है। देन भू समाधान पोर्टल है लैंड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। फिर फिजिकल गवर्नेंस, यही CFMS2 जिसको मैंने पहले भी बताया है, पेपरलेस वर्कफ्लो हो रहा है। फिर बैंकिंग का इंटीग्रेशन कर दिया गया है, ई कुबेर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है CFMS को। सिक्योरिटी है, KYC के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सिंगल साइन ऑन को भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल हुआ। फिर एनालिटिक्स में बिग डेटा का एनालाइज करके किस तरीके से हम लोग डेटा का इस्तेमाल करके डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग आगे के लिए करेंगे ताकि फिजिकल गवर्नेंस हमारा और स्ट्रीमलाइन हो जाए। देन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हेल्थ और एजुकेशन में देख लीजिए ई शिक्षा कोश है जिसमें टीचर का अटेंडेंस और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस दोनों हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। फिर PM पोषण MIS है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिससे कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं किस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस है। टैबलेट बेस्ड इंस्पेक्शन होगा मिड डे मील्स का, और जियो टैग्ड फोटो डाला जाता है। अब हर जगह आप लोग देखिएगा हर स्कीम में जियो टैग्ड फोटो का रेफरेंस और इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कई बार लोग जांच करने नहीं जाते थे, बस खाना पूर्ति कर दी जाती थी। मगर अब जियो टैग्ड फोटो मस्ट हो गया है, तो वो फोटो तभी आप खींच सकते हैं जब आप उस जियो लोकेशन पे मौजूद है। तो ये सब एक तरीके का सरकार का स्टेप है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का, करप्शन को घटाने का। फिर भव्या देख लीजिए, भव्या क्या है? भव्या का मतलब है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम काम करती है। फिर QR कोड बेस्ड OPD रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिससे कि लाइन में आपको लगने की आवश्यकता नहीं है। आप पटना में भी किसी भी अस्पताल में अगर जाते हैं सरकारी अस्पताल में, तो आपको वहीं पे QR कोड दिखाया जाएगा, उसको आप स्कैन करके डायरेक्टली वहाँ से OPD के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे क्या होता है जो फिजिकल लाइन है उसमें बहुत कमी आती है उस लाइन में। फिर आशा ऐप है, हेल्थ रिकॉर्ड्स को हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं 2 करोड़ हाउसहोल्ड्स का। ना लोकल गवर्नेंस में क्या क्या है? ई ग्राम स्वराज है, जिससे कि जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पे जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसको ई ग्राम स्वराज पे हम लोग देख सकते हैं। जो भी 15वीं वित्त अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे उपलब्ध है। ये पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वैसा ही एक पोर्टल है हमारा 6th स्टेट फाइनेंस का, उसको PRD निश्चय सॉफ्ट कहते हैं। उसमें आप 6th फाइनेंस का कोई भी डेटा जाके देख सकते हैं। देन देयर इज यही PRD निश्चय सॉफ्ट, नल जल, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारा आप उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, कितने लाइट जल रहे हैं, कितने लाइट ऑफ हैं, कभी भी आप उसको कोई भी सिविलियन जाके देख सकता है। देन दिस इज PAI पोर्टल। PAI का अर्थ है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। जैसे पहले एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स होता था, उसी का रिफॉर्म्ड फॉर्म है ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इससे हम लोग बिहार की सारी ग्राम पंचायतों को रैंकिंग प्रदान करते हैं उनके विकास के कार्यों के हिसाब से। इसमें अलग अलग थीम्स हैं और थीम वाइज इसमें रैंकिंग निकलता है। 9 थीम है टोटल।
फिर सोशल सिक्योरिटी में देख लीजिए, पेंशन मैनेजमेंट अब MIS के थ्रू किया जा रहा है। फिर ई लाभार्थी है, इसमें ये एक डेटाबेस की तरह काम करता है बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या है कि 107 लाख मतलब 1 करोड़ जो पेंशनर हैं उनको PFMS के थ्रू पे किया जा रहा है। देन सिटीजन सर्विसेज इम्पैक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 3 में बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा जोर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है और ईज ऑफ लिविंग पे है। फूड सप्लाई में देख लीजिए, फूड सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट है RCMS। RCMS का अर्थ है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब आप लिख लीजिएगा अपने साथ साथ, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम और AEPDS आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलती है। फिर ट्रांसपोर्ट में वाहन 4.0 और सारथी 4.0, ये बेसिकली ई चालान के एप्लीकेशंस हैं डिजिटल फाइन्स के लिए। फिर ई डिटेक्शन किया जा रहा है टोल प्लाजा पे। फिर एनर्जी के लिए सुविधा ऐप है, ये इसमें आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे अगर बिजली विद्युत चोरी हो रही है आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, प्रीपेड रिचार्ज, अब रिचार्ज करिएगा तभी आपका स्मार्ट मीटर चलेगा, आपका बिजली चलेगा। स्मार्ट मीटर से बहुत फ़ायदा होता है, बिजली चोरी तो रुक ही गई है, उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं मीटर में। फिर आपका लगातार आपको आपका लोड पता चलते रहता है, किस समय आपका सबसे ज़्यादा लोड है, किस समय सबसे कम लोड है। तो उसमें एक भारत सरकार इस बार के बजट में बहुत बढ़िया इनोवेटिव स्कीम लाने जा रही है, डे ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब आप जिस समय दिन में ज़्यादा लोड है बिजली का, जैसे सुबह 9 बजे जब ऑफिस सारे खुलते हैं उस समय लोड बढ़ जाता है, बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उस समय आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। रात में पर यूनिट कॉस्ट घट जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा है, कॉस्ट कटिंग का काम करेगा, और हमारे लिए भी अच्छा है कि टोटल लोड हमारा कम रहेगा, तो हम बेटर तरीके से उस जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मौजूद है उसको मैनेज कर पाएंगे। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में देख लीजिए DBT का क्या इम्पैक्ट है। इनपुट सब्सिडी दिया जा रहा है डीजल के लिए, सीड्स के लिए, टोटल 2824 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए हैं पिछले 5 सालों में। पैक्स में देख लेते हैं, पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, 4477 सोसाइटीज़ को डिजिटाइज कर दिया गया है। दे विल एक्ट एज कॉमन सर्विस सेंटर्स और MSP प्रोक्योरमेंट पॉइंट्स। जो PDS शॉप्स होते हैं, तो जितना भी हमारा पैक्स है उसको भी अब PDS शॉप का पावर दे दिया गया है। देन लाइफ स्टॉक, पशु सखी मॉडल मोबाइल ऐप है गोट सर्वे और इनकम ट्रैकिंग के लिए। जो लोग भी बकरी पालन करते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऐप है। इससे आप स्किल्स भी सीख सकते हैं और पूरे आपको व्यवसाय को मॉनिटर करने में बहुत सुविधा होती है, पशु सखी मॉडल। देन इंडस्ट्री, माइनिंग और लाइवलीहुड्स में देख लेते हैं। जीविका हम लोग सब जान रहे हैं क्या है। जीविका बेसिकली स्वयं सहायता समूह है बिहार में, जिसमें महिलाएं सामूहिक शक्ति से अपना जो फाइनेंशियल पावर है वो उनका बढ़ जाता है, जिससे कि उनका जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत बढ़ जाता है। फिर स्टार्टअप बिहार पोर्टल है। स्टार्टअप बिहार पोर्टल के अंतर्गत ये सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। कोई भी अगर नया स्टार्टअप खुलता है उसके लिए सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। देन देयर इज कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन, जिससे कि ट्रांसपेरेंट बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो सके। ये MMUI का मतलब है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। फिर ये माइनिंग का पोर्टल है, इमिस पोर्टल कहते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड माइनिंग का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिससे कि जो भी माइनिंग हो रही है उसको हम लोग रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं, ताकि उसमें करप्शन का जो स्कोप है वो कम किया जा सके। इसके अंतर्गत GPS और जियो फेंसिंग किया गया है सारे घाट्स का, तो इलीगल माइनिंग उससे बंद हो जाएगा। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में इंद्रवज्र है। इंद्रवज्र में 40 मिनट का लीड टाइम रहता है, मतलब जब वज्रपात होने वाला है उसके 40 मिनट पहले ये जो हमारा एप्लीकेशन है हमें सूचना दे देता है। देन देर इज मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है, ये फ्लड फोरकास्टिंग के लिए है, ये 72 घंटे पहले आपको सूचना देती है। और फिर इसी के बेसिस पे जो सचेत पोर्टल है वो हमारा SMS डिलीवरी, SMS अलर्ट्स का डिलीवरी करता है। उसी तर्ज पे वामिस है, ये वाटर स्कीम्स को बेटर मैनेज करने के लिए है। देन देर इज बीम्स। बीम्स का बेसिकली फंक्शन क्या है कि जो भी हमारे यहाँ डैम्स हैं या उस तरीके के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं
उनको बेटर मैनेजमेंट के लिए, उनके जो भी एम्बैंकमेंट्स हैं उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए ये पोर्टल काम करता है। उसमें आप उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, आप हमेशा देख सकते हैं कितना पानी का स्तर है अभी, कितना पहले था, कितना आगे का प्लान है रखने का। तो इस पोर्टल के थ्रू पूरा एम्बैंकमेंट्स का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहता है, जिससे कि फ्लड कंट्रोल पे बहुत बहुत हेल्प होता है। देन देयर इज स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एज वेल। फिर लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में देख लीजिए, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये, इसमें ई निबंधन किया जा रहा है। फिर म्यूटेशन के प्रोसेस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन म्यूटेशन और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। फिर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स भी किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे होंगे एक चल रहा है फार्मर रजिस्ट्री। अब पीएम किसान का बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसका जो फार्मर जो है अभी रजिस्टर्ड होगा। तो सरकार जो है वो ई एग्री स्टैक बनाने जा रही है। इससे फार्मर्स की आय और फार्मर्स की रियल टाइम सिचुएशन जो है हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, और जो भी उसमें लीकेज है वो और कम हो पाएगा। डीबीटी के साथ ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत हद तक लीकेज कम कर दिया है। फिर जीआईएस मैपिंग भी है प्रीलिम्स के लिए, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, अभी बताया मैंने। फिर ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव्स क्या क्या है। अफॉरेस्टेशन के लिए बिहार वन मित्र ऐप है, इसमें प्लांटेशन ड्राइव्स को मैनेज किया जाता है। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये ऐप्स हैं। ई परिवेश, ई टिकटिंग है इको टूरिज्म के लिए, कहीं घूमना है आपको ऑनलाइन टिकट कट जाएगा, जहाँ जाना है घूम के आइए। इतना पैसा जो है पिछले साल बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है इस माध्यम से। नाउ अब हम लोग देखेंगे पावर सेक्टर को। पावर सेक्टर के एनालिसिस देखते हैं क्या ग्रोथ रहा है। पीक डिमांड हमारा जुलाई 2025 में 2752 मेगावाट का था। कंज्यूमर बेस हमारे यहाँ 2 करोड़ से ऊपर है। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है 374 किलोवाट आवर है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे 134 किलोवाट आवर था 2011 में। अब सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है ये। 3 गुना हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पिछले 12-13 साल में बढ़ा है, और इसके बाद भी दिस इज द लोएस्ट अमंग स्टेट्स। सारे स्टेट्स में लोएस्ट है ये पूरी इंडिया में। मतलब इतना ग्रोथ करने के बाद भी, तो जो बेस इफेक्ट होता है ना, हमारा बेस ही अभी काफी कमजोर है, तो कितना भी ग्रो करेंगे समय लगेगा आने में, मगर हम लोग चल रहे हैं। फिर एटीएनसी लॉसेज में भी सुधार हुआ है। पहले 42% लॉस होता था 13-14 में, अब मात्र 15% हो रहा है। फिर अवेलेबिलिटी में देख लीजिए कि अर्बन रीजन्स में 23 से 24 घंटा बिजली रह रहा है, रूरल में 22 घंटा बिजली रह रहा है। फिर इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होता है, फिर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है 2 ठो। नॉर्थ बिहार डिस्कॉम अलग है, साउथ बिहार डिस्कॉम अलग है। फिर एक ब्रेडा है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। फिर पावर जनरेशन का देख लीजिए क्या क्या है। बिहार, ये सिर्फ बिहार का, इंडिया का नहीं है। बिहार में थर्मल 66% इंस्टॉल्ड है, सोलर 16%, हाइड्रो 12% और विंड 6%। ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे डेटा दिया गया है, इसको जरूर कोट करना है मेंस में। फिर टोटल कमीशन कैपेसिटी कितना है, 11,764 मेगावाट थर्मल। इसमें थर्मल कैपेसिटी है 7,743 मेगावाट, सोलर कैपेसिटी है 1922 मेगावाट, हाइड्रो कैपेसिटी कितना है 1356 मेगावाट। इसको मोटा मोटी परसेंटेज याद रखना है। ये डेटा अगर याद नहीं भी रहे तो वो परसेंटेज वाला डेटा आपको याद रहना चाहिए। फिर थर्मल पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। बरौनी ऑपरेशनल है, फिर कांटी ऑपरेशनल है, नवीनगर ऑपरेशनल है। मेगा प्रोजेक्ट्स में देख लेते हैं। बक्सर थर्मल में ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये अभी प्रोग्रेस में है। फिर पीरपैती भागलपुर में भी 2400 मेगावाट का प्रोसेस में है। फिर ग्रीन पिवट एम्बिशियस टारगेट देख लीजिए, 24 गीगावाट क्लीन एनर्जी टारगेट है, और 6.1 गीगावाट आवर का हमारा एनर्जी स्टोरेज का टारगेट है। ऑपरेशनल सपोर्ट में सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है। फिजिकल इंसेंटिव्स देख लीजिए, 100% SGST स्टैंप ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। फिर 15 ईयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर रहेगा। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस भी दिए गए हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या होता है कि मान लो कोई डिस्कॉम है, डिस्कॉम का मतलब होता है जो बिजली बना उसको बांटना।
हर जगह, ठीक है। प्लांट में बिजली बन रहा है, उसको लेके ग्रिड से बांटना जो है वो डिस्कॉम का काम है। तो मान लो डिस्कॉम तो चाहेगी कि वो थर्मल पावर खरीदे और उसी को बांटते रहे, क्योंकि थर्मल पावर कंटिन्यूअस होता है, वो आसानी से खरीदा जा सकता है और उसका प्रोसेस पहले से स्ट्रीमलाइंड है। मगर अब सरकार का जोर है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो सरकार क्या कहती है, रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए डिस्कॉम्स के ऊपर दबाव डालती है। इसी को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहते हैं, कि हर डिस्कॉम को आरपीओ दिया जाता है कि आपको ऑब्लिगेशन है कि इतना आपको बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदना है, सोलर से हो, विंड से हो। तो इसी को आरपीओ कहते हैं। सरकार इसी तरीके से प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के यूजेज को। देन सोलर इनिशिएटिव्स देख लीजिए। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है दरभंगा में, फिर यूटिलिटी स्केल में कजरा सोलर पावर प्लांट है लखीसराय में, फिर रूफटॉप में जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हर प्रखंड पे जो भी सरकारी बिल्डिंग है उसमें आप देखिएगा, जाइएगा तो आपको रूफटॉप पे ही सोलर लाइट दिख जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर स्टोरेज, द वाटर बैटरी। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है अभी ऑपरेशनल है, उसमें 13 ऑपरेशनल यूनिट है, कोसी में, गंडक पे और सोन कैनाल पे। फिर पम्प्ड स्टोरेज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्वायर का पीक लोड का जब समय रहेगा उस समय उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग बिजली जनरेशन के लिए। फिर स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट है नवादा का, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इसका कैपेसिटी 2122 मेगावाट है। ये एग्जाम्पल की तरह आपका काम करेगा। नवादा का स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट, इसको लिखना है। इसमें इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ का हुआ है। बेसिकली ये रिचार्जेबल वाटर बैटरी की तरह काम करेगा। पीक टाइम पे ऊपर गया, फिर जब नीचे आएगा टरबाइन घूमेगा, बिजली जनरेट करेगा। इसको पम्प्ड स्टोरेज कहते हैं। फिर ट्रांसमिशन में देख लीजिए, लगभग पिछले 2005 से लेकर 2025 के बीच में 20 वर्षों में हम लोग का जो ग्रिड सबस्टेशन का संख्या है वो लगभग 4 गुना हो चुका है। उसी के साथ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसकी भी संख्या जो है वो 4 गुनी हो चुकी है। नाउ रिसोर्स एडुकेसी प्लान देख लीजिए, 16,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा 2034-2035 तक। फिर हाई वोल्टेज रिंग सिस्टम भी प्लान किया जा रहा है पटना के लिए, ताकि पटना में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूस रह सके। इस सीकेएम का मतलब यहाँ पे सर्किट किलोमीटर होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स में देख लीजिए, स्मार्ट मीटर रेवोल्यूशन तो हो ही गया है बिहार में। इसके कारण कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट भी हुआ बिहार के लिए, वो खैर जो भी हो, मगर ये क्रांति तो है। फिर कंज्यूमर बेनिफिट, ऑब्वियसली सुविधा ऐप के थ्रू आप लगातार ट्रैक करते रहिए कि आपका कितना बिजली आपने इस्तेमाल किया है, कितना का आपको अभी तक और पैसा देना है, कितना आप रिचार्ज करना है, आपको सब कुछ आप ट्रैक करते रहिए। किस टाइम पे आप कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। 80 लाख मीटर इंस्टॉल किया जा चुका है। सैंक्शन टारगेट 1.72 करोड़ का है। फिर फाइनेंशियल टर्नअराउंड देख लीजिए, एटीएनसी लॉस जो होता है, डिस्कॉम कंपनीज के जो लॉस होते हैं उसी को एटीएनसी लॉस कहते हैं। वो 42% था 2013-14 में, और अब देखिए मात्र 15% बच चुका है। दिस इज अमंग द बेस्ट इन इंडिया। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है बिहार में। नेट प्रॉफिट भी हिस्टोरिक हाई है 1959 करोड़ का। फिर ACS ARR गैप जो है वो भी नेगेटिव है, मतलब हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं बिजली उत्पादन में उससे ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू के रूप में रियलाइज कर रहे हैं। ARR का मतलब होता है एनुअल रेवेन्यू रियलाइज्ड, और ACS का मतलब होता है एनुअल कॉस्ट, जो खर्चा आया बिजली उत्पादन में। तो हम लोग टोटल रेवेन्यू जो है ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो फायदा का काम है ये। बिहार सरकार बिजली के मामले में फायदे में है। फिर एग्रीकल्चर वेलफेयर में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना है। इसके अंतर्गत क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि डेडिकेटेड हम लोग बिजली प्रदान करेंगे इरिगेशन के लिए, ताकि डीजल को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा सके। इसमें हम लोग बिजली जो देंगे वो 55 पैसा प्रति यूनिट रहेगा किसानों के लिए। ये मोटा मोटी 3.75 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स को एनर्जाइज करेगा, और इसका आउटकम ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट कमेगा, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। डीजल पे हम लोग जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी कॉस्ट धीरे धीरे घटेगा, तो बहुत फायदा है इसका। फिर मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, इसके अंतर्गत बिहार सरकार 125 यूनिट बिजली जो है वो हर माह हर हाउस होल्ड को फ्री देती है। 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं।
इसमें फ्री सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है अप टू 125 यूनिट्स पर मंथ। ट्रांसपेरेंसी देखिए, सब्सिडी का जो अमाउंट है इट इज़ डिस्प्लेड एज स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट बिल्स के ऊपर। बजट एडिशनल 3797 करोड़ इसके लिए अप्रूव किया गया है इस योजना के लिए 125 यूनिट जो दिया जा रहा है। ये नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। फिर टेक्नोलॉजी में देख लीजिए क्या रोल है। प्रोजेक्ट सुगम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके तहत बिहार सरकार समय के साथ और बेटर इंटीग्रेट करना चाह रही है अपने एप्लीकेशंस को। प्रोजेक्ट सुगम के अंतर्गत हम लोग रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली समझ लीजिए कॉर्पोरेट के ढंग से हम लोग काम करना चाह रहे हैं। HR मॉनिटरिंग सब कुछ इंटीग्रेटेड रहेगा, तो हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में देख लीजिए, इंडिया का पहला ऑन प्रेमाइज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है। फिर प्रोजेक्ट का नाम है स्काडा एंड ग्रिड कंट्रोल। देन विजन 2030 क्या है? प्रोजेक्टेड सरप्लस है कि 8.7% हम लोग पावर के मामले में सरप्लस पे रहेंगे। प्रोजेक्टेड क्या है? पीक डिमांड 9602 मेगावाट। प्रोजेक्टेड अवेलेबिलिटी कितना रहेगा? 10,000 मेगावाट। तो ऑब्वियसली सरप्लस में है वो। फिर रिन्यूएबल में हम लोग अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। अल्टीमेट वर्डिक्ट क्या है? ये कंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेंस में आंसर में अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है विद्युत से संबंधित, तो ये कंक्लूजन में लिखना है, बिहार हैज ट्रांजिशन फ्रॉम पावर डेफिसिट टू पावर सरप्लस पोटेंशियल, सेटिंग अ नेशनल बेंचमार्क फॉर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये सब बहुत बढ़िया, मतलब इतना आई कैची कंक्लूजन है, आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा मेंस में। ये दोनों चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हैं। कहीं पे कुछ आपको नहीं समझ में आया हो, मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर दूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ चीज़ें शॉर्टकट जो इसमें लिखे रहती हैं उसको मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करते चलूँ हर वीडियो में। कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले दोनों चैप्टर्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।